Hello, student of 8th class. Today we start chapter number 21. The name of chapter is Indian Administration during the British period. So, dear students, let's start now. During the establishment of British rule, जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल स्थापित हो गया था बच्चों, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया एंड द सेकेंड प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। इन द ब्रिटिश पीरियड इंडिया वाज डिवाइडेड इन द सेंट्रली गवर्नर्ड एंड 11 रीजन्स। देखिए, जब ब्रिटिश पीरियड था तो इंडिया का जो डिवाइडेशन था वो सेंट्रली गवर्नर्ड और 11 रीजन्स के माध्यम से बटा हुआ था। ऑल द रीजन्स हैड द इंडिविजुअल गवर्नर। जितने भी रीजन्स थे उन सभी के अपने खुद के गवर्नर्स थे बच्चों। हु वर रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड द गवर्नर जनरल, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर जनरल के पास होती थी। आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द फिनिश्ड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो समाप्त हो गया था। द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कम अंडर द डायरेक्ट कॉलोनियल ब्रिटिश क्राउन। जो इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य था वो डायरेक्ट क्या हो गया, ब्रिटिश क्राउन पार्लियामेंट के अंतर्गत आ गया था। नाउ कैनिंग वाज द अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल एंड वायसराय बोथ। इसमें क्या किया गया, लॉर्ड कैनिंग को अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों के ही पोस्ट पे बच्चों, ध्यान रखिएगा। टू इस्टेब्लिश मैथोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया। उन्होंने बहुत ही मैथोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का स्थापित किया। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 वाज द पास। उन्होंने 1858 में गवर्नमेंट एक्ट को पास कराया। विद द न्यू सिस्टम कमेंडमेंट ऑन द पील कमीशन रिपोर्ट। जो उन्होंने इस नए कमेंडेशन को पील कमीशन के माध्यम से बताया। इस पील कमीशन में उन्होंने क्या किया, मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया बच्चों। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश सोल्जर। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ब्रिटिश सैनिकों की संख्या मिलिट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। फॉलो द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। और उन्होंने क्या किया, डिवाइड और रूल का शासन अपनाना शुरू कर दिया। आर्मी वर द डिवाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ कास्ट। उन्होंने आर्मी को क्या किया, जाति के अनुसार से बांटना शुरू कर दिया, कम्युनिटी के हिसाब से बांटना शुरू कर दिया और रीजन के हिसाब से बांटना शुरू कर दिया था बच्चों। द पुलिस कोर्ट एंड द अदर पोजीशंस द होल्डर्स टुक फेवर ऑफ द वेल्दी। जो पुलिस थी, कोर्ट थे, वो सब वेल्दी और लैंडलॉर्ड्स के अधीन हुआ करती थी। सम ऑफ द एक्ट्स पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट आर फॉलो। कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए पास किए हैं बच्चों, उनको हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे पहले उन्होंने एक्ट पास किया 1861 में, भारत परिषद अभियान बच्चों, इसको हम लोग जानते हैं। द ब्रिटिश हैड द पास द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। द एम ऑफ पास द बिल वाज द एफर्ट्स द सर्टिफाइड द साउथ सेक्शन। इस बिल को पास करने का मेन एम था कि नरम दल के वहाँ पे उनको अपने सहयोग में लेना था। सम इट्स रूल एज द फॉलो। देखिए, इसके कुछ कायदे कानून थे, वो कौन कौन से थे बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इंक्रीज। उन्होंने क्या किया, इस नियम के अनुसार जो मेंबर्स थे उनको बढ़ा दिया। 5 मेंबर्स इंस्टीट्यूट ऑफ 4। उन्होंने 4 मेंबर्स में 5 मेंबर्स कर दिया बच्चों। गवर्नर जनरल वाज द मेड द एम्पावर्ड टू द रूल्स ऑर्डर स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। उन्होंने जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव को और शक्तियाँ दे दी, जिससे कि वो शासन बहुत आसानी से और अच्छे से चला सके। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज द नाउ द मेड द एम्पावर्ड टू द लॉ। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अधिकार हुआ करता था कि कोई भी कानून नया बना सकती थी, उसको लागू करवा सकती थी। गवर्नर जनरल परमिशन वाज द मैंडेटरी टू मेक द लॉ। गवर्नर जनरल का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कानून को लागू करने के लिए बच्चों। लेजिस्लेशन पास बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो भी कानून होता था वो लेजिस्लेशन में पास कर दिया जाता था। बाय द ब्रिटिश इन द कंसोलिडेशन विद द काउंसिल ऑफ द इंडियन सेक्रेटरी। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स थे वो
अधिक संख्या में थे और इंडियन सेक्रेटरी भी उस समय रखे जाते थे। गवर्नर जनरल वाज द वेस्टेड द प्रिविलेजेस, गवर्नर जनरल के पास सारी शक्तियाँ हुआ करती थी। गवर्नर जनरल हैड द प्रेरोगेटिव द कैंसिल द अमेंडमेंट, गवर्नर जनरल के पास अधिकार था कि वो कोई भी अमेंडमेंट को वापस ले सकता था, कैंसिल कर सकता था, कि कोई भी नया कानून बना सकता था बच्चों। नेक्स्ट जो है बच्चों वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है। आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, देखिए जब नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी तब डिमांड की जा रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया जाए। ये आवाज़ बहुत तेज़ी से उठने लगी थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके बाद 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट को पास कर दिया गया था पार्लियामेंट में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविजन एक्ट वाज द स्टेट इलेक्शन सिस्टम, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था बच्चों स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करना। इलेक्शन सिस्टम वाज द कम्प्लीटली इनडायरेक्ट, ये जो इलेक्शन सिस्टम था बच्चों वो पूर्ण रूप से इनडायरेक्ट था। इलेक्टेड मेंबर्स फॉर द ट्रीटेड एज द नॉमिनेटेड मेंबर, जो भी मेंबर्स इलेक्टेड किए जाते थे उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था कि वो नॉमिनेटेड मेंबर हैं। थ्रू दिस एक्ट नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंक्रीज द सेंट्रल एंड रीजनल, और इससे क्या हुआ जो मेंबर सेलेक्ट होकर आते थे इनसे इनकी संख्या रीजनल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़नी शुरू हो गई थी बच्चों। नेक्स्ट जो एक्ट आया बच्चों उसको हम लोग 1909 का एक्ट कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट। दिस वॉज द नेक्स्ट स्टेप टू द डायरेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, ये अगला कदम था बच्चों जिससे कि भारतीय संविधान की गठना की जा सके। इंडियन सेक्रेटरी मार्ले एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो वर द ओरिएंटर्स, ऐसा माना जाता है ये दोनों ही इसके ओरिएंटर्स माने गए हैं। दिस एक्ट नोन एज द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये जो एक्ट है इसको हम लोग मिंटो मार्ले रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। अंडर द मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1900 स्पेशल प्रोविजन बाय द मेड फॉर मुस्लिम, इसमें क्या किया मुसलमानों के लिए एक अलग से प्रोविज़न किया गया था बच्चों, उनके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी का निर्माण किया गया था। फॉर दिस रीजन मार्ले एंड मिंटो आर द नोन एज द ओरिजिनेटर्स ऑफ द कम्युनल इलेक्शन सिस्टम, यही कारण है कि मिंटो मार्ले को हम लोग एक कम्युनल इलेक्शन सिस्टम के रूप से जानते हैं। द ब्रिटिश हैज स्टार्ट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो कर रही थी और उससे वो पीछे नहीं हटी हुई थी। नेक्स्ट जिस एक्ट की हम बात करें बच्चों इसको हम लोग इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1990 कहते हैं बच्चों। प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन मेड थ्रू द एक्ट वाज द नोन एज द ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, देखिए इस एक्ट को हम लोग ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया जो रीजनल क्षेत्र थे उन सभी जगह पे ड्यूल सिस्टम को लागू कर दिया गया था बच्चों। बाई इन्फोर्सिंग दिस एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट द इंटेंशन वाज द ऑब्टेन द सपोर्ट ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पीपल, इसको लागू करने का मैंने ये किया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कुछ ऐसे व्यक्ति जो प्रभावशाली हैं उनका सहयोग उनको मिले। द इंडियन सेक्रेटरी हुज सैलरी वाज रिलीज फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन सेक्रेटरी थे उनकी सैलरी इंडियन गवर्नमेंट के माध्यम से प्राप्त हो रही थी। वाज नाउ थ्रू दिस एक्ट वाज द डिसाइडेड फ्रॉम द ब्रिटिश, और बाद में क्या हुआ इस एक्ट के थ्रू अब उसकी जो भारतीय सेक्रेटरी की जो सैलरी थी वो ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से क्या होने लगा डिसाइड होने लग गया, उनके खजाने से उनको मिलने लग गया। सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल एंड द रीजन्स द मेंटेन बिलो, देखिए उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को दोनों में रीजनल और सेंट्रल तरीकों ने डिवाइड किया था बच्चों। जैसे देखिए मेन सब्जेक्ट की बात कर लें हम सेंट्रल लिस्ट में, जैसे फॉरेन अफेयर्स था, डिफेंस था, पोस्ट था, टेलीग्राफ था, पब्लिक डेप्थ था, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया था मेन सब्जेक्ट्स में रखा था। मेन सब्जेक्ट्स अब द रीजनल में देख लेते हैं बच्चों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रखा था उन्होंने। मेन सब्जेक्ट्स ऑफ द रीजनल लिस्ट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उन्होंने देखिए जो रीजनल लिस्ट थी बच्चों उसमें उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रखा, एजुकेशन को रखा, मेडिकल और लैंड टैक्स को रखा, ड्रॉट को रखा है, एग्रीकल्चर रखा, ये सभी चीज़ें उन्होंने रीजनल लिस्ट के अंदर रखा था बच्चों। नेक्स्ट जो एक्ट आया था 1935 में इंडिया के अंदर बच्चों, थ्रू दिस एक्ट द फेडरल गवर्नमेंट्स वाज फॉर्म द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इस एक्ट के तहत क्या हुआ बच्चों यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना
शुरू की गई थी। एक और ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन का आप इनोवेशन मान सकते हैं बच्चों। यहाँ पर रीजनल लेवल और सेंट्रल लेवल पे इस तरह की गवर्नमेंट का निर्माण होना शुरू हो गया था बच्चों। यहाँ पर फेडरल कोड इस्टेब्लिश किया गया था। बर्मा हैड बीन द मेड द आइसोलेटेड फ्रॉम द इंडियन थ्रू दिस एक्ट। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज द अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। देखिए, जो एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, वो गवर्नर के अंतर्गत आ गई थी बच्चों। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या निर्माण किया है। फर्स्ट, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं बच्चों। इसको हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं हमको। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो परमानेंट होता है। राज्यसभा हैड प्रोविजन ऑफ द 260 मेंबर्स इन द टोटल। 260 मेंबर्स हैं टोटल में। इनमें से 104 जो हैं प्रिंसली स्टेट से हैं, 156 जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश रीजन से हैं। 1/3 मेंबर राज्यसभा रिटायर होते हैं। हर 3 साल के अंदर बच्चों ये रिटायर हो जाते हैं। सेकंड जो है हमारा फेडरल असेंबली की बात कर लें हम लोग, संघीय सभा के बारे में। दिस वाज कॉल्ड लोअर हाउस, इसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। इसका टेनर 5 साल के लिए होता है और इसके टेनर कंप्लीट होने से पहले भी हम इसको डिसमिस कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ दिस हाउस वाज 375। इस हाउस के जो टोटल मेंबर्स हैं 375 थे बच्चों। आउट ऑफ 120 सीट्स वर द अलॉटेड द प्रिंसली स्टेट। इसमें से 125 सीटें प्रिंसली स्टेट्स के लिए रिजर्व थी बच्चों। रेस्ट 250 सीटें और 246 सीटें ये कम्युनल और अदर क्लासेस के लिए रिजर्व थी। 4 सीट्स ऐसी सीट थी जो अलग अलग रीजन्स के लिए आपको सिलेक्टेड थी बच्चों। दीज सीट्स वर गिवन टू द बिजनेस, इंडस्ट्री एंड द लेबर सेक्टर। ये 4 सीटें थी, इस क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता था। दिस सब्जेक्ट ऑफ एक्ट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। इसको भी उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था बच्चों। पहला फेडरल, रीजनल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इस फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स ऐड थे, रीजनल में 54 सब्जेक्ट्स थे बच्चों, और जो हमारे कंसर्न लिस्ट थे उसमें 36 सब्जेक्ट्स को उन्होंने इंक्लूड किया हुआ था। चलिए बच्चों, आज के इतना ही। कल फिर इससे आगे हम आपको इस लिस्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय।